गाइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने जो फॉर्म जो क्रिएट किया है, आप नए नए फॉर्म क्रिएट कर रहे होगे और जो आपको मैंने टास्क किया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज की जो बात है, आज हम डिस्कस करेंगे CSS यूनिट्स क्या होते हैं, और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है पहले, बट आज जो है हम विस्तार में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि CSS यूनिट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। वी ऑलरेडी नो दैट CSS यूनिट्स होते क्या हैं। वी ऑलरेडी नो दैट there are two types of different CSS units like absolute and relative, बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या है कि हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में और हम समझेंगे किस तरीके की हमारे पास यूनिट्स होती हैं। अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हमारे लिए जानना ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज रहे कि हम कौन कौन सी यूनिट यूज़ कर सकते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि हम वेबसाइट को अगर रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ में आएंगी। अब हो सकता है कि किसी चीज़ पे प्रोडक्ट पे आप किसी कंपनी पे वर्क कर रहे हो और आप किसी यूनिट का यूज़ कर रहे हो, और आपका जो कलीग है, आपका जो मेट है, वो कोई और सी तरीके की CSS यूनिट्स को यूज़ कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट जो है वो क्या है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जल्दी से मैं एक CSS यूनिट्स CSS यूनिट्स .html की फाइल बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूनिट्स, और जल्दी से मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर हम डिस्कस क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि CSS यूनिट्स यूज़ क्यों होती हैं। तो CSS यूनिट्स होती हैं यूज़ हमारी लेंथ को वैल्यू देने के लिए, लाइक अगर हमें विड्थ देनी है, मार्जिन देनी है, पैडिंग देनी है, फॉन्ट साइज देना है, ये सब में हमारी चीज़ें यूज़ हो सकती है CSS यूनिट्स। और अब लेंथ क्या होती है? लेंथ इज नंबर फॉलोड बाय लेंथ यूनिट सच एज पिक्सल्स 22 m और एक्सेट्रा। अब वाइट स्पेस का हम समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक पी लेता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ दिस इज 1 cm। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और इसके अंदर क्लास दे देता हूँ मैं cm। ठीक है, और यहाँ पर मैं डॉट cm, और इसका जो फॉन्ट साइज है इसको मैं कर देता हूँ 1 cm। तो हमारे पास नो डाउट ये हमें पता चल जाएगा कि ये 1 cm ही आएगी। देखो ये 1 cm की हमारे पास फॉन्ट साइज बनी हुई आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आता है और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। तो जो हमारी फॉन्ट साइज़ है वो कितनी बड़ी ली गई है? वो ली गई है 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो पिक्सल्स में बता सकते हैं हम, EM में बता सकते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों में डिस्कस की जा सकती है ये। तो आप उसको जो यूनिट दोगे आप वो ले लेगा। अब हमारे पास क्या होता है, ये वाइट स्पेस क्या होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसके बीच में अगर हम वाइट स्पेस दे दें, मान लो ये हमारी एक यूनिट लिखी है हमने यहाँ पर, अगर मैं इसके बीच में एक वाइट स्पेस दे दूँ इससे, तो क्या ये वर्क करेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में पहले आप बताओ, क्योंकि देखो ये 1 जो है ये अलग लिखा गया है, ये CM जो है अलग लिखा गया है। तो आप जब भी यूनिट्स लिखते हो किसी चीज़ का, जैसे कि 1 सेंटीमीटर का आपने लिखा है कि एक जो लिखा है वो 1 सेंटीमीटर है, तो आप इनको एक साथ में लिखोगे तो यूनिट्स को हमेशा साथ में लिखा जाता है। अगर आप अलग लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये वर्क नहीं कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूँ तो आप देखो कि ये चलने लगेगा। वैसे ही अगर इसको फॉन्ट साइज में आपको बताऊँ, अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो 0 के अंदर आपको यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा जब यूनिट नहीं दोगे आप, तो ये देखो ये चला तो गया क्योंकि इसका जो यूनिट है वो 0 हो गया है। तो फॉन्ट से इसका 0 कर दिया, इसका मतलब है कि ये 0 हो जाएगा और आपको उसकी यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ओमिट हो जाता है। द यूनिट कैन बी ओमिटेड। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे। लाइक पैडिंग हो सकती है, मार्जिन्स जो हो सकती हैं वो नेगेटिव में दी जा सकती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पे, एक इसके अंदर बैकग्राउंड लगा दूं मैं टोमेटो, और
इसके अंदर मैं आपको मार्जिन दिखाऊं 0, तो देखो अब मार्जिन जो है ये 0 हो जाएगी, ठीक है, हर जगह से। बट अगर मैं इसके अंदर मार्जिन कर दूं लेफ़्ट से 0 कर दूं तो ये लेफ़्ट से 0 हो जाएगी। अगर मैं इसके अंदर लेफ़्ट मान लो माइनस 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये माइनस में चले जाएगा और आप देखो कि ये माइनस में खिसक गया है, तो इसलिए वो हमें दिख नहीं रहा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर करूँ माइनस में तो ये 1 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, देखो आप। तो यही हमारा माइनस में हो सकता है, यही एक पॉइंट था मेरा डिस्कस करने का। अब गाइस ये हमने समझ लिया कि ये माइनस में लिखी जा सकती है, इसकी 0 वैल्यू लिखोगे तो आप 0 लिख के छोड़ दो, और इसके अंदर आप जब यूनिट्स लिख रहे हो तो उसके अंदर वाइट स्पेस देना नहीं है। अब ये यूनिट्स लिखने का रूल होता है, इसको हमने समझ लिया। अब यूनिट्स कितने तरीके के होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो होता है हमें पता है कितना होता है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। फिर इंच कितना होता है, इंच होता है हमारा 2.5654 सेंटीमीटर। फिर पिक्सल्स कितना होता है, 1 इंच होता है, और 1 इंच कितना होता है 2.554 सेंटीमीटर, तो पिक्सल्स भी उतना ही हो जाएगा। फिर पीटी कितना होता है, पीटी भी हमारा 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि 1 इंच हैगा, सॉरी पीटी इज 1/22 ऑफ 1 इंच एंड पिक्सल्स इज 1/96 ऑफ 1 इंच। तो मैंने गलत पढ़ लिया था, यहाँ पर जो है आप इसको देखो तो 1 पिक्सल्स होता है 1/96 ऑफ 1 इंच। तो 1 इंच का इतना पार्ट जो रहेगा वो ये हमारा पिक्सल्स रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1/27 पार्ट ऑफ 1 इंच जो है हमारा पीटी रहेगा, और पीसी कितना रहेगा 12 पीटी। तो 12 इंटू 1/27 इंटू 1 इंच करोगे तो आपका जो है पीसी आ जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़े से पैराग्राफ लेके आऊँगा, लाइक मिलीमीटर लिया हमने, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंच आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से हैं हमारे पास। इंच है, पिक्सल है, पीटी है, पीसी है। इंच है, पिक्सल है, पीटी है, पीसी है। सो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल्स, पीटी, पीसी, ठीक है। तो इन सबको मैं क्लास देता हूँ। सबसे पहले मैं बोलता हूँ 1 mm, 1 IN, फिर उसके बाद 1 PT, PC एंड PX। सो यहाँ पर मैं PX लिख देता हूँ, PX, PT एंड PC, ठीक है। इन सब की क्लासेस जो है मैं डिफरेंट रखूँगा, PC, PT, PX, ताकि मैं इन सब की जो है यूनिट उनके अकॉर्डिंगली दे सकूं। फिर इसके अंदर IN डालूंगा और उसके अंदर MM। अब इसका करने का मेरा फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं P लिखूँगा, इनफैक्ट यहाँ P लिखूँगा, और इसके अंदर से फॉन्ट साइज़ जो है हटा लूँगा, और ताकि मैं सबके अंदर बैकग्राउंड जो है वो मुझे मिल जाए। देखो इसके अंदर सबके अंदर मुझे बैकग्राउंड चाहिए, और साथ ही साथ मुझे चाहिए पैडिंग, ऊपर से 2 पिक्सल्स, और ऊपर से 2 पिक्सल्स चाहिए, और ऊपर नीचे 2 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल्स चाहिए, ठीक है। और इसका कलर जो है मुझे मान लो कलर वाइट चाहिए। अब इसको मैंने नॉर्मली सेट कर लिया। अब देखो मेरा जो मोटिव है यहाँ पर, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बताऊं कि इसको हम अगर .cm को मैं दूं फॉन्ट साइज़, क्योंकि मैं सब फॉन्ट साइज़ जो है फॉन्ट साइज़ से मैं बताऊंगा कि हम यूनिट्स क्या होती हैं, सबके अंदर मैं फॉन्ट साइज़ लूँगा। तो आप दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हो, लाइक लेंथ हो गई, पैडिंग हो गई, हाइट हो गई, विड्थ हो गई, तो और जितनी भी जगह पे आप यूज़ करोगे उसको कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर खाली फॉन्ट साइज़ से इसको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर 1 mm ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं क्या लूँगा 1 mm के बाद IM, PX, PT, PC, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने IM लिखना था, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। फिर P के बाद CM, फिर IN के बाद हमारा हो जाएगा PX,
px pt एंड pc। अब मैं इसको अगर मान लो कि मैं उसको 1in कर दूं, फिर उसके बाद मैं कर दूं px 1 पिक्सल्स, और इसको कर दूं 1 pt और इसको कर दूं 1 pc। तो जैसे मैं ये करूँगा आप देखो कि यहाँ पर सब अलग अलग तरीके से हमें दिखेंगे। यहाँ पर कुछ हमें ऐसा दिखेगा, कुछ हमें ऐसा दिखेगा, कुछ 1 इंच का दिखेगा, कुछ हमें यहाँ पर 1 मिलीमीटर का दिखेगा, ये 1 सेंटीमीटर का दिखेगा, ये 1 पीसी का दिखेगा। तो आप देखो सब अलग अलग लेंथ के हमें यहाँ पर दिख गए हैं और दीज आर ऑल एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्यों होती है, हमें पता था ऑलरेडी कि एब्सोल्यूट इसलिए होती है कि इनकी अगर आप इनकी अगर स्क्रीन का साइज चेंज करते हो तो ये चेंज नहीं होती हैं। मैं यहाँ पर देखो लिखा हुआ द एब्सोल्यूट लेंथ आर फिक्स एंड लेंथ एक्सप्रेस इन एनी ऑफ दीज विल अपीयर एज एग्जैक्टली दैट साइज। आप इसकी लेंथ चेंज करो स्क्रीन की, लेकिन इनकी जैसे कि इनकी जो विड्थ होती है, सॉरी इनका जो साइज़ होता है वो चेंज नहीं होता है, लेंथ इनकी चेंज नहीं होगी आप कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि इनका स्क्रीन का साइज़ जो रहता है वो एब्सोल्यूट रहता है। एब्सोल्यूट लेंथ यूज़र आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ ऑन स्क्रीन। तो इनको यूज़ करना रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो है स्क्रीन के साथ चेंज नहीं होती है। बिकॉज screen sizes vary so much, however they can be used if output medium is known, such as for print layout। तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि एब्सोल्यूट लेंथ को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एब्सोल्यूट लेंथ जो रहती है वो स्क्रीन पर फिक्स्ड रहती है। ठीक है, अगर आप एक स्क्रीन पे लगा रहे हो तो वो सब स्क्रीन पे वैसी ही दिखेगी। लाइक अगर लैपटॉप पे आप डेवलप कर रहे हो कोई सी वेबसाइट और आपने एक स्क्रीन पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने ये जो है मान लो एक वेबसाइट है हमारी, इसके अंदर हमने ऐसा कुछ सेटअप करा है। अब देखो सबकी साइज़ जो है यहाँ पर फिक्स्ड है। अब इसको स्क्रीन के साइज़ को मैं अगर कम भी करूँ, ये करूँ इंस्पेक्ट करके, तो देखो हमें कोई फ़र्क ही नहीं हमें कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सबकी साइज़ जो है सेम है, बिल्कुल सेम है, चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन का साइज़ है वो सेम रहेगा और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है स्क्रीन पे उतनी ही बड़ी दिखाएगी जितनी आपके लैपटॉप पे दिखाएगी, जितनी आपके मोबाइल पे दिखाएगी, जितने आपके कंप्यूटर पे बिग कंप्यूटर पे दिखाएगी और जितने आपके टैबलेट पे दिखाएगी, सब जगह सेम दिखाएगी। इसलिए जो है इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम जो रिलेटिव लेंथ होती हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि एब्सोल्यूट लेंथ क्या होती हैंगी। अब बारी है हमें समझना रिलेटिव लेंथ। तो ये हमने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस। तो यहाँ पर हम जो है जस्ट डिटेल में इसको डिस्कस कर रहेंगे और कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे, जिससे हमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो हमारे यूनिट्स होते हैं उनमें कभी कभी डाउट नहीं आए। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, डॉट कंटेनर। ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास हेडिंग्स हैं। ठीक है, 3 हेडिंग्स हैं, h1.1, फिर उसके बाद h1.2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मल्टी कर्सर लेके आता हूँ। यहाँ पर दिस इज हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दूंगा और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गाइस यहाँ पर जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे EM हुआ, EX हुआ। तो मेनली मैं यहाँ पर जैसे EM और REM होता है, VH होता है और VW होता है, इन पे फोकस करूँगा। तो जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है हम उसे फोकस कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करो, आप खुद मुझे बताओ। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में मैं आपको जो है बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अब स्टार्टिंग विथ EM। अब गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल EM होता क्या है? EM यहाँ पर देखो मैं थियोरेटिकली पढ़े हम यहाँ पर, तो रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट 2m मीन्स 2 टाइम्स द फॉन्ट साइज ऑफ द करंट फॉन्ट। अगर मैं यहाँ पर गाइस मैं लिख दूँ यहाँ पर
H1 और यहाँ पर मैं बोलूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सबसे पहले सेंटर कर लेते हैं इसे, ठीक है। सेंटर करने के बाद इसको मैं गो लाइव करता हूँ और देखो यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3 आ गई, ठीक है। तो ये रिलेटिव है हमारी सारी जो हेडिंग है। अभी ये क्या है, पिक्सल्स में। अगर मैं इसको करूँ इंस्पेक्ट और इसको फुल स्क्रीन करूं, और आप देखो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कंप्यूटेड। आप जाओ कंप्यूटेड पे और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, और इसका आप कंप्यूटेड पे जाओगे तो यहाँ पर देखो कि इसकी हाइट जो है EN दी हुई है, सॉरी हाइट जो है इसकी इतनी दी हुई है, ये डिस्प्ले इसका कितना है, ब्लॉक है। फिर मैं इस पर जाऊँ यहाँ पर नीचे ले जाके और इस पर क्लिक करूँ तो आप देखो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी काफ़ी डिटेल्स हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। जैसे इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक नज़र आया साथ ही साथ इसका फॉन्ट साइज है वो 32 पिक्सल्स है, फॉन्ट वेट जो है 700 है। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूँ, आप देखो काफ़ी गौर से आप जो है इस चीज़ को समझना कि अगर मैं इसका फॉन्ट साइज अगर मैं इसका रख दूँ 2em, तो यहाँ पर आप देखो कि इसका जो कंप्यूटेड आएगा वो कितना आएगा, फॉन्ट साइज अभी भी 32 पिक्सल बताएगा, ठीक है। तो 32 पिक्सल्स क्या कर रहा है, ये फॉन्ट साइज है हमारा 32 पिक्सल्स दे रहा है, यानी कि 2em, ठीक है। अगर मैं इसको 5em कर दूँ तो आप देखो कि इसका साइज़ जो है 80 पिक्सल्स हो गया। अब इसका पिक्सल्स 80 पिक्सल्स कैसे आया, और ये 45em यहाँ क्या, ये 1 पिक्सल्स मतलब कि क्या 1em यानी कि 16 पिक्सल्स होता है? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर की अगर मैं फॉन्ट साइज अगर मैं रख दूँ तो डिफ़ॉल्ट में फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिफ़ॉल्ट में फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, वो 16 होता है। तो EM क्या करता है कि फ़ॉन्ट साइज़ में आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी रहती है, 16 ही रहती है, ठीक है। तो मैं इसको 16 लिख रहा हूँ, अगर मैं नहीं लिखूँ तो भी वो उतनी ही लेगा। तो अगर मैं 16 ले रहा हूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ ये क्या करेगा, H1 करेगा, इसको 5 से 10 टाइम्स ले लेगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके हमें जो है वो वैल्यू दे देगा, इसलिए हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो इसका जो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जो भी होगा वो हमारे पास वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका वैल्यू 100 या फिर 10 पिक्सल्स कर दूं और इसकी जो है 10em कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास 100 पिक्सल्स बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो 10 टाइम्स इस 100 पिक्सल्स, देखो अभी 10 पिक्सल्स जो है 100 पिक्सल्स इसका साइज़ हो गया। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि कंटेनर का जो साइज़ है वो हमारा 10 है और H1 जो है हमारा 10em है। तो ये क्या करेगा, H1 ये करेगा हमारा कि जो भी इसका फॉन्ट साइज़ है हमारा कंटेनर का, उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसके H1 को उससे अपने पेरेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो चाइल्ड का जो फॉन्ट साइज़ है वो अपने फॉन्ट साइज़ से मल्टीप्लाई करके, पेरेंट के फॉन्ट साइज़ से मल्टीप्लाई करके 10 टाइम्स हमें दे दो, ठीक है। तो कंटेनर का यहाँ पर अभी कितना है 10 पिक्सल्स और हमारे पास H1 का कितना है 10em। हमारे पास यूनिट क्या है EM क्या देखता है कि उसके कंटेनर का फॉन्ट साइज कितना है। कंटेनर का फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स है, ठीक है। कंटेनर का फॉन्ट साइज क्या है 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो 10 पिक्सल्स है तो इसका मतलब क्या है कि वो ये करेगा कि 10 पिक्सल्स को वो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा 10 टाइम्स, जिससे वो 100 पिक्सल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 16 पिक्सल्स लिखूँ तो 16 इंटू 10em कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके बताओ। तो आप देखो कि यहाँ पर ये 160 पिक्सल्स बता रहा है, क्योंकि 160 पिक्सल्स 10 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि EM बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई कि EM जो होता है वो हमारा फॉन्ट साइज़ कैसे डिस्प्ले करा रहा है। अगर मैं यहाँ पर मान लो मैं इसकी जो फॉन्ट साइज़ है 3em जो है नॉर्मल कर देता हूँ और इसको जो है मैं 10 पिक्सल्स, ताकि ये जो है थोड़ा रीडेबल रहे हमारे पास थोड़ा। अब देखो ये 30 पिक्सल्स बता रहा है, जैसे कि हमने देखा 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। अगर मैं इसकी पैडिंग कर दूँ 3em, ठीक है, तो 3em यानी कि होना चाहिए 30 पैडिंग, है ना। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको कि 30 पैडिंग नहीं होगी इसकी पैडिंग दिखाऊँ मैं आपको तो
ये देखो आप, पैडिंग टोटल कितनी आ रही है कि 90 पिक्सल्स आ रही है कि ठीक है। तो 90 पिक्सल्स क्यों आ रही है कि मैं आपको बताता हूँ। 90 पिक्सल्स इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है ये क्या करेगा कि इसकी फॉन्ट साइज नहीं लेगा वो अपनी फॉन्ट साइज जो हमारी पैडिंग की जो साइज़ है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, इसके फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो पहले इसके फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई होगी जो इसके साथ है। जैसे कि फॉन्ट साइज हमारा इसमें दिया है तो इससे मल्टीप्लाई होगा जो हमारा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, फिर 3 इंटू 3 इंटू 9 होके इससे मल्टीप्लाई होगा वो जो कि हमारा 3 इंटू 3 इंटू 100 है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ पर कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये जो है हमारा आउटपुट होके आएगा, कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसा कुछ करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो ऐसा कुछ डिस्प्ले होके आएगा कि पहले ये जो है 3 जो है इसका है, फिर EM की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर इसका EM हटेगा तो EM हट के क्या हो जाएगा हमारे पास 100 पिक्सल्स आ जाएगा, 10 पिक्सल्स आ जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा 3EM इंटू, ठीक है, ये 3EM है, फिर EM की जगह हमारे पास आ जाएगा इसका 3EM, तो 3EM इंटू 3EM, तो इसका EM हटेगा तो हमारे पास क्या आएगा पिक्सल्स, ठीक है। तो 3EM इंटू 3EM इंटू 10 पिक्सल्स, तो पिक्सल्स ये जो है हमारे पास एट दी एंड हमारे पास इसका EM हट जाएगा, ठीक है। फिर इसका EM भी इसके अंदर इंक्लूड होके हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10 इज़ 90, तो 90 हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, लेकिन ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है। इसको आप समझोगे तो आपका यूज़ जो है आप, और इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ जब होता है कि आप ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर आपको चाहते हो कि आपका जो स्क्रीन को अगर रिसाइज कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन को रिसाइज करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये जो है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करे, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि वो अपनी पेरेंट से जो है वो इनहेरिट करके अपनी स्टाइलिंग जो है वो लगाए, यानी कि पेरेंट से अपनी जो फॉन्ट साइज है, पैडिंग जो है वो जितनी भी है वो अपने अकॉर्डिंग पेरेंट से लगाए, तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पर रिलेटिव, और उसके अंदर EM जो है वो हमारा आ जाता है। अब REM जो होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लासेस जो है डिफरेंटली देना थी, यहाँ पर मुझे 2 देना था, यहाँ पर मुझे 3 देना था, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं बोलूँ 3.3 और इसके अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग दूँ, जैसे कि इसको मुझे मालूम है कि ये 10 पिक्सल्स है और इसका मैं फॉन्ट साइज़ दूँ 3REM, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज जो मैं 3REM दूँ तो आप देखो कि ये 3REM हमारे पास नज़र आएगा, ठीक है। मैं इसकी पैडिंग जो है कम हटा देता हूँ यहाँ से फॉर टाइम बीइंग, और आपको दिखाता हूँ कि जिसका मैं इसको करूँगा तो ये जो है हमारा फर्स्ट वाला जो है 3REM करने से क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई होके हमें वही दिखाएगा जो हमें EM दिखा रहा था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये 48 बता रहा है, क्योंकि ये जो है ये हमारा 68 पिक्सल्स लेके इसको मल्टीप्लाई करेगा, और ये लेता काय से है मैं बता देता हूँ, ये रूट एलिमेंट से लेता है। रूट एलिमेंट का है हमारा HTML, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रिलेटेड टू द X height how the font size currently rarely used, sorry this is not the one, this is the one we are talking about, we are talking about relative to the font size of the root element is HTML। तो इसके रिलेटिव जो भी फॉन्ट साइज होगी बोलेगा, तो इसका फॉन्ट साइज अगर देखो तो ये 16 होता है, तो 16 इंटू 3 इज 48, ठीक है। तो फॉन्ट साइज अगर मैं 16 लिखूँ तो आप देखो कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फॉन्ट साइज जो है 16 ही रहती है डिफ़ॉल्ट। देखो फॉन्ट साइज जो है वो 16 ही है तो इसलिए 48 ही दिखेगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ तो आप देखो कि ये 30 पिक्सल्स हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो रूट एलिमेंट यहाँ पर हमारा क्या है, ये है हमारा रूट एलिमेंट। तो REM क्या करता है, REM जो है वो अपने रूट एलिमेंट को देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट को या फिर अपने जो भी लेंथ हैं उसको एडजस्ट करता है,
ठीक है। तो अपने फ़ॉन्ट साइज़ को कैसे एडजस्ट कर रहा है, वो अपने रूट एलिमेंट को देख रहा है कि उसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी और 3 EM उसके अकॉर्डिंग ले रहेगा। अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लिखूँ 3 REM सॉरी, तो 3 REM देखो आप वही पैडिंग देगा 30 देगा। तो इससे क्या फ़र्क आया दोनों में कि ये रूट एलिमेंट को देखेगा, कौन REM जो होता है वो रूट एलिमेंट को देखता है और हमारा EM जो रहता है वो अपने पेरेंट कंटेनर को देखता है। तो दोनों में फ़र्क यही है। सो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों टॉपिक्स जो हैं काफ़ी क्लियर हैं। REM क्या होता है, EM क्या होता है। और आप देखो तो यहाँ पर EM में क्या फ़र्क आया कि यहाँ पर इसकी जो पैडिंग है यहाँ पर 30 पिक्सल्स ही हमें दिखेगी। मैं इसको एक काम करता हूँ, जूम इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये 30 पिक्सल्स जो है हमें नज़र आ रहा है। पहले जो था वो हमारा अगर मैं इस पर ये लगाऊँ, मैं ये हटा के अगर मैं ये लगाऊँ, ठीक है, इसको सेव करो तो आप देखो कि हमारे पास कितनी आ रही है, 90 आ रही है। लेकिन पहले हमने इसको लगाया तो ये 30 आ रही है, ठीक है। और 90 कैसे आ रही है मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करके कि 90 इसलिए आ रही थी क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ले रहा था, अपने पेरेंट कंटेनर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर 30 कैसे आ रही है क्योंकि वो अपने रूट कंटेनर को देख रहा है और उसको उसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर वैल्यू पिक्सल्स में दे रहा है। और इसको मैं रीसाइज करूं तो हमें पता है कि जो ये जैसे कि ये हमारे रिलेटिव है वैसे ही ये हमारा उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करेगा। अब गाइस यहाँ पर हमने REM और EM को देख लिया है। अब यहाँ पर मेरा क्या काम रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ कि VH और VW में क्या फ़र्क रहता है। तो मैं इन सबको जो है हटा देता हूँ यहाँ से और इसको हटाता हूँ और मैं जो कंटेनर है उसको थोड़ा सा टारगेट करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर करूँगा कि एक आपको दिखाता हूँ कि ये जो है मेरा एक कंटेनर है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर को मैं इसको नीचे लेके आऊँगा और इधर पर पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पर फिर से मैं डॉट कंटेनर को ओवरराइट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इसके अंदर स्टाइलिंग। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैं एक कंटेनर बनाया है, ठीक है। आप देखो तो ये है हमारी, इसकी हाइट और विड्थ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो गाइस मेरा फोकस यहाँ पर क्या है, मेरा फोकस ये है कि मैं जब इसकी हाइट जो है मैं आपको दिखाऊं तो इसकी मैं अगर हाइट कुछ ऐसे करूं कि हाइट कर दूं 400 पिक्सल्स और विड्थ कर दूं 400 पिक्सल्स, तो ये एक स्क्वायर क्रिएट होकर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब काफ़ी लोगों का ये विश रहती है, तमन्ना रहती है कि इसको जो है फुल साइज़ अगर मुझे स्क्रीन कवर करनी है तो इसको सेट कर दो। तो क्या करते हैं लोग, जो कि बहुत ही मैं मानता हूँ कि लेम तरीके की ट्रिक होती है कि आप इसको यहाँ से जो है इसके अंदर ट्राई करो कि कितनी हाइट पे ये पूरा आ रहा हैगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बहुत टाइम यूज़ होगा और आपका जो पता भी नहीं होगा कि आपको कितनी हाइट पे होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्राई करके लगा दिया जैसे 800 पिक्सल्स, तो आप देखोगे कि 800 पिक्सल्स पे आ रहे पूरी स्क्रीन, नहीं आ रही है, ज़्यादा जा रही है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 700 पिक्सल्स और ट्राई करोगे कि आ रही है स्क्रीन पे, नहीं आ रही। तो देखो 700 पिक्सल्स ऑलमोस्ट आ रही है और 790 तक ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। जैसे आप ट्राई करके देख लो यहाँ पर, तो 690 पिक्सल्स पे करूँगा तो ये ऑलमोस्ट अपनी स्क्रीन पूरी कवर कर लेगा। देखो जैसे कि इसने कर लिया। लेकिन गाइस ये जो है एक बहुत ही इनकन्वीनियंट वे है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप ऐसे नहीं करना चाहोगे। अगर आपको फुल हाइट चाहिए तो एक ट्रिक है कि आप क्या करो, हाइट लिखो यहाँ पर और 100 व्यू पोर्ट हाइट लिख दो। अब ये क्या करेगा कि पूरी हाइट जो है ले लेगा। देखो आप पूरी व्यू पोर्ट हाइट जो इसने 100 ले ली और आपको जो है यहाँ पर लगा के दे दी यहाँ पर, ठीक है। तो हाइट मैंने लिख दिया कि यहाँ पर 100 VH कर दो और 100 VH से हाइट से क्या होगा कि यहाँ पर ये 100 व्यू पोर्ट हाइट ले लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं रिसाइज करूँगा इसे तो आप देखो कि ये 100 व्यू पोर्ट हाइट इसने यहाँ पर हमें ला के दे दी है, ठीक है। वैसे ही अगर विड्थ पे जाऊँ तो विड्थ पे जाऊँ और मैं VW लिखूँ 100 VW, तो ये हमें 100 VW हाइट विड्थ लाके भी दे देगा। दिखाता हूँ मैं आपको इसको क्लोज करके। तो ये देखो आप 100 व्यू पोर्ट विड्थ यहाँ पर लगा के दे दी इसने।
अब यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाऊंगा ऊपर, और इसकी जो पैडिंग 0 और मार्जिन 0, मार्जिन 0। जैसे मैं ये करता हूँ तो आप देखो कि हमारे पास ये बिल्कुल सही बना हुआ आ जाएगा। देखो अब सही आ रहा है बना हुआ, और कुछ पैडिंग की वजह से ये जो है ये बाहर जा रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस हम समझ में आ गया कि हमें व्यू पोर्ट हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए, तो ये पूरा आप ऐसे सेट कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैडिंग है तो ये इसलिए जो है एक्सीड कर रहा है कि आप पैडिंग हटाओगे यहाँ से तो ये एक्सीड नहीं करेगा, और दैट्स वाई इट्स एक्सीडिंग। गाइस यहाँ पर हमने समझ लिया कि व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है, व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है। व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है कि द ब्राउज़र विंडो साइज if the viewport is 50 सेंटीमीटर वाइड, वन viewport is 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर कैलकुलेशन करके पता है। और यहाँ पर जो है आपको अगर अपनी प्रोडक्टिविटी या फिर अपनी स्टाइल को अच्छा क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप REM और EM का यूज़ करो, और ताकि अपनी वेबसाइट को और अच्छे से क्रिएट कर सको और अच्छे से रिस्पॉन्सिव बना सको। और रिस्पॉन्सिव बनाना यानी कि आप दिखाऊँ यहाँ पर मैं आपको, तो मैं जैसे ही स्क्रीन को छोटा बड़ा करता हूँ यहाँ पर तो इसका जो साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। मैं अगर फॉन्ट साइज़ पे लगाऊं यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास फॉन्ट साइज़ यहाँ पर है 3 वाले पे, फॉन्ट साइज़ को मैं ओवरराइड करके यहाँ पर बोलूँ 10 VH, तो ये 10 VH की फॉन्ट साइज भी ले लेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता है। और अगर मैं इसको 20 VH बोलूँ तो ये 20 VH की फॉन्ट साइज़ जो है हमारी ले लेगा। जैसे मैं इसको कम करता हूँ तो देखो ये कम होके हमारे पास आ जाएगा। जैसे मैं इसकी व्यू पॉइंट हाइट से देखो आप कम कर रहा हूँ, वैसे वैसे इसकी व्यू पॉइंट हाइट की वजह से इसकी फॉन्ट साइज़ जो है वो भी कम हो रही है, ठीक है। तो यही होता है हमारा व्यू पॉइंट हाइट। और ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पर हाइट जो है आप व्यू पॉइंट हाइट है तो VH ही लो, VW लोगे तो भी वो लेगा। देखो आप मैं दिखाता हूँ आपको, तो व्यू पोर्ट हाइट ज़रूरी नहीं है आपको व्यू पोर्ट हाइट ही लो, व्यू पोर्ट विड्थ लोगे तो भी वो अपनी लगा के देगा, क्योंकि व्यू पोर्ट विड्थ एक यूनिट है और व्यू पोर्ट हाइट एक यूनिट है। बस फ़र्क ये है कि ये जो है व्यू पोर्ट विड्थ यानी कि ये विड्थ की इधर से इधर तक हॉरिजॉन्टली जो है विड्थ लेंथ दे देगा, और हाइट जो है वो अपनी वर्टिकली जो है लेंथ दे देगा 100 में, और आप उसको लगा सकते हो। सो यही होते हैं हमारे मेन यूनिट्स, और इनके अंदर आप एक्सप्लोर करो परसेंटेज कितना होता है। परसेंटेज भी वही रहता है का रिलेटेड टू द पेरेंट एलिमेंट रहता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर रिलेटिव टू 1% व्यू पोर्ट स्मॉलर साइज, और हमने यहाँ पर देखा था पहले, समझ चुके हैं हम कि यहाँ पर मैक्स विड्थ क्या होती है, मैक्स मिनिमम विड्थ क्या होती है, मिन हाइट क्या होती है, तो वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने जो है काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ लिया। अगर आपको कुछ और डिटेल समझनी है तो आप हमेशा गूगल कर सकते हो, और यहाँ पर लिखो MDN CSS यूनिट्स, और यहाँ पर आपको काफ़ी विस्तार काफ़ी डिटेल में हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। देखो आप यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कि इसने बताया है यहाँ पर के यूनिट्स कितने कितने कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पर उसने क्वार्टर मिलीमीटर्स भी बताया है, और ये क्या होते हैं ये हमने देखा था, ये एब्सोल्यूट होते हैं। और हमने जो पढ़ रहे थे अभी वो रिलेटिव था जस्ट रिसेंटली, और यहाँ पर इसने VH भी बताया कि क्या होता है, फिर V min भी बताया। V min यानी कि हमारे पास होता है व्यू पोर्ट स्मॉलर डायमेंशन, फिर V max होता है स्मॉल व्यू पोर्ट लार्जर डायमेंशन। एंड गाइस यहाँ पर 1 VH 1 VW और यहाँ पर जो है डायनेमिक व्यू पोर्ट भी होता है। इन सबको एक्सप्लोर करो, और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो काफ़ी रेलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि गाइस हमने जो जितना डीप में हमने पढ़ा है तो मैं समझता हूँ हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। और मैं मानता हूँ कि आपको REM और EM जो समझ में आ जाए और VW और VH आ जाए तो आप जो है काफ़ी CSS अच्छी और आराम से लिख सकते हो, और आपको जो है आगे जाके अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो जो मैंने आपको समझाया अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करो, फिर से देखो, क्योंकि यही है CSS के अंदर REM और EM।